साहित्य निधि में सुनिए देश के शीर्ष कथाकारों में एक मृदलागर की लिखी हुई कहानी क्षुधा पूर्ति। प्रस्तुत है कहानी। उसका नाम होना चाहिए था भीम, पर था कन्हई। वैसे ही उसे बड़ के पेड़ जैसे भारी भरकम शरीर वाला होना चाहिए था, पर था वो ताड़ जैसा दुबला पतला। बदन में जगह जगह हड्डियां निकली हुई थीं, पसलियां उसकी गिनी जा सकती थीं, गाल अंदर धंसे हुए थे और पिचके चेहरे पर चिपकी आंखें बड़ी और भूखी दिखाई देती थीं। उसे देखकर लोग आसानी से कह सकते थे, इस आदमी ने 2 दिन से भरपेट खाना नहीं खाया। वे गलत नहीं कहते। उसके लिए भरपेट खा पाना असंभव था, क्योंकि चाहे वो जितना खा ले उसका पेट नहीं भरता था। उसका नाम चाहे जो रहा हो, बचपन से उसे पेटू कहकर पुकारा जाता था। माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त सब उसे इसी नाम से जानते थे। अपने 6 भाई बहनों के लिए वो एक खौफनाक जानवर की तरह था। उसके मन में हमेशा ये डर बना रहता था कि कहीं पेटू के लिए पहले खाना ना परोस दिया जाए, वरना उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। उसकी माँ भी इस बात को अच्छी तरह समझती थी और इसीलिए सबके खा चुकने पर उसके लिए खाना परोसा करती थी। और तब तक जब वो औरों को खाते हुए देखता, उसके बदन का रेशा रेशा खाने के लिए तरसता रहता। उसकी खुली आंखों में सपने आने लगते। एक बहुत ऊंचा पहाड़ है भात का, ऊंचा और सफ़ेद। आहा, कैसे मोटे मोटे दाने हैं चावलों के, कैसी सौंधी बास उठ रही है हर तरफ से। मुंह में पानी के बुलबुले उठ रहे हैं। कितना भीतर सुड़कें, पानी है कि होठों से बाहर बहा जा रहा है। वो दबे पांव पहाड़ की तरफ बढ़ रहा है। चोर नज़रों से इधर उधर देख लेता है, कोई देख तो नहीं रहा। नहीं, कहीं कोई नहीं है। भात का ऊंचा पहाड़ और दूर दूर तक एक भी पहरेदार नहीं। कैसा वरदान है, किसी प्रतापी देवता के प्रसाद जैसा। फिर भी वो चौकन्ना होकर आगे बढ़ रहा है। दौड़ता हुआ जाए तो कहीं सोते से जगकर उसे पकड़ न ले। आखिर वो पहुंच गया पहाड़ के पास। मुंह आगे बढ़ाकर भात खाना शुरू कर दिया और खाता गया खाता गया, पहाड़ में सुरंग बनाता हुआ किसी चालाक घूस की तरह। कैसी शुभ घड़ी है ये, वो जितना चाहे खा ले, कोई मना करने वाला नहीं है। भात का पहाड़ उसका है, अकेले उसका, किसी की साझेदारी नहीं है। जब तक वो चाहे खाता रहे, जब तक। सपने में वो घड़ी कभी ना आती थी जब वो खाना खत्म करके तृप्ति की डकार लेता। सपना जब भी टूटता वो चाव से खा रहा होता। सपने में भी उसने कभी भरपेट नहीं खाया। शुरू शुरू में जब वो छोटा था, माँ उसके पेटूपन पर तरस खाकर उसे और भाई बहनों के बनस्बत 2-1 रोटी ज़्यादा दिया करती थी। बहुत जल्दी उसकी समझ में आ गया कि 2 रोटी ज़्यादा खाकर भी वो उतनी ही भूखी नज़रों से उसे ताकता है जितनी 2 रोटी कम खाने पर। तब उसकी तसल्ली होनी ही नहीं थी तो माँ फिजूल रोटियां बर्बाद क्यों करती। रोटियों का जुगाड़ उसके लिए इतना आसान नहीं था। उसने कड़ा हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अब सबके हिस्से में बराबर रोटी आती थी। हाँ, इतना ज़रूर होता था कि सबसे निपट जाने पर उसे खिलाकर जब माँ खुद खाने बैठती और उसे भूखी नज़रों से अपनी तरफ ताकता पाती तो झल्ला कर कभी कभी अपनी रोटी उसके हाथ पर दे मारती। जिस दिन रोटी की जगह भात पकता उस दिन और मुसीबत हो जाती। उसका सपना टूटने में ही नहीं आता। वो आंखें खोलने से इनकार कर देता। आंखें मूंदे मूंदे पके चावल की मीठी गंध से ललच कर आगे बढ़ता और थाली हाथ में लेकर खड़े खड़े कौड़ निकलने लगता। दरअसल वो भात के पहाड़ के अंदर होता। उसका मुंह तेजी से चल रहा होता और सुरंग के चौड़ा होते जीने पर भी सफ़ेद दानों का अटाटूट ढेर कम होने में नहीं आता। पर बिजली का झटका खाकर वो आंखें खोल लेता। खाली थाली उसके हाथ से छूट जाती। माँ का सख्त चेहरा सामने तन जाता। कहाँ गया भात का पहाड़, थोड़ा भात और दे, उसके मुंह से निकल पड़ता और माँ एक ज़बरदस्त दोहत्तर उसके सिर पर जमा देती। मर पेटू, वो कोस उठती। मर पेटू। भाई बहन तालियां बजाकर उसके चारों तरफ नाच कर कहते, मर पेटू, मर पेटू। पेटू मांगे भात, खाए 2 लात। पेटू खाए 2 लात, फिर कभी न मांगे भात। पेटू बेचारा जार जार रो देता। भाई बहनों की चढ़ाने की वजह से नहीं, पहाड़ के गायब हो जाने के कारण। काश
किसी दिन वो पूरा पहाड़ निगल कर एक ज़बरदस्त डकार ले सके। काश एक दिन ऐसा आए कि वो महसूस कर सके कि उसने पेट भर खाना खाया है। जब वो दिन आया उसे अच्छी तरह याद है। ये वो दिन था जब वो घर छोड़कर भाग निकला था। दिन ढल रहा था। शाम की रंगत चावलों के माड़ जैसी हो रही थी। खोली के भीतर से भी वही खुशबू उठ रही थी। उस दिन घर में भात पका था। खाना मांगने से पहले सबको काम पर गए बाप के लौट आने का इंतज़ार था, पर भात की खुशबू किसी बंदिश को नहीं मान रही थी। मन में सोचकर वो बार बार यही सोच रहा था कि उसकी बारी सबके खाने के बाद आएगी। तभी एक अनहोनी घट गई। माँ भात की ठसाठस भरी हांडी खोली में छोड़कर बाहर निकल गई। उनकी खोली में 2 खोली छोड़कर रहने वाली औरत बच्चा जन रही थी। उन खोलियों में रहने वाली सभी औरतें मौका आने पर बच्चा जनवाने का काम बखूबी कर लेती थीं। जो पहले पहुंच जाती वही 98 रुपया झटक लेती। माँ नहीं चाहती थी कि पड़ोसन किसी दूसरे के हाथों में पड़े, इसीलिए दौड़ी चली गई। अगर खोली में पेटू अकेला रहा होता तो उस वक्त भी माँ उसे बाहर खदेड़ कर खोली बंद कर देती, पर उसकी 2 बड़ी बहनें वहीं मौजूद थीं जो उसकी निगरानी के लिए काफ़ी थीं। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि कुछ देर की कानाफूसी के बाद वे दोनों बहनें खिड़की से झांक कर तमाशा देखने चली गईं और वो खोली में अकेला रह गया। एक तरफ वो और दूसरी तरफ भात से ठसाठस भरी हांडी। कुछ देर वो आंख बंद किए बैठा रहा। ताजे पके भात की ललचाती गंध को नथुने के जरिए भीतर खींचकर वो खुश होता रहा। फिर धीरे धीरे, सच कहा जाए तो उसे पता भी नहीं चला कब वो उठा, खोली का दरवाज़ा ढुकाया, अंदर से खड़का गिराया और खेत में सेंध लगाने वाली घूस की तरह आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ हांडी के पास पहुंच गया। फिर वो था और भात के पहाड़ के बीचों बीच खुदी सुरंग। आंखें बंद किए वो चारों तरफ मुंह मारने लगा। आंखें बंद रखो तो पहाड़ की ऊंचाई बढ़ जाया करती है। झटके के साथ उसकी आंखें खुली। उसने हांडी को इधर उधर टटोला, पर भात का और दाना उसके हाथ में नहीं आया। भूचाल बिना पहाड़ नीचे धंस गया। उसने देखा और सुना, सामने चावल की हांडी खाली पड़ी है। बाहर कई जोड़ी हाथ एक साथ खोली का दरवाज़ा पीट रहे हैं। वो समझ गया कुछ ही देर में वे हाथ उसकी पीठ पर पड़ने वाले हैं। फिर भी एक तृप्त डकार के साथ उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। माँ भागती हुई भीतर घुसी और सीधी हांडी के पास जा पहुंची। खाली हांडी देखकर वो हलाल होते बकरे की तरह चीखी और दूसरे क्षण उसने चूल्हे से खींचकर एक लकड़ी बाहर निकाल ली। दोनों बड़े भाइयों ने उछलकर उसे आधा बूचा और औंधा करके ज़मीन पर बिछा दिया। फुफकारती हुई माँ आगे बढ़ी और छोटे भाई बहन स्तब्ध खड़े देखते रहे। किसी ने आवाज़ नहीं की। मर पेटू कहकर कोई नहीं नाचा। माँ ने मुंह से गाली नहीं निकाली। बड़े भाई चुप बने रहे। खोली में मौत का सा सन्नाटा छा गया। बस माँ की सांस जोर जोर से चलती रही और चूल्हे की लकड़ी उसके बदन को धुनती रही। दोनों भाई उसे कसकर थामे रहे। बचाव का कोई उपाय नहीं। पिटाई तब तक होती रही जब तक चीखें मारकर उसने भात की उल्टी न कर दी। तब माँ ने हाथ की लकड़ी फेंक दी। भाइयों ने कसकर 2-2 लातें उसकी पीठ पर जमाई और उसे घसीट कर खोली के बाहर कर दिया। उस दिन घर में किसी ने कुछ नहीं खाया। 2 बार खाने का जुगाड़ बैठलाना उनके बस की बात नहीं थी। अगले दिन की कमाई से ही अगले दिन की भूख मिटाई जा सकती थी। अगले दिन सबके खा लेने पर माँ ने उसे खाने के लिए नहीं बुलाया, तो अपनी कुलबुलाती आंतों को हाथों से दबोचकर वो घर से भाग निकला। उसने तय कर लिया कि जैसे भी होगा वो एक हांडी भात रोज़ खाया करेगा, रोज़, जैसे भी हो। कुछ दिन भीख मांगकर और बोझा ढोकर उसने पेट आधा खाली रख कर गुजार दिए। उसके बाद कई नौकरियां पकड़ी और छोड़ी। भरपेट खाने को कभी नहीं मिला। रबर की चप्पलों के फीते बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया, 1.5 रुपया रोज़ पर। पता चला कि फुटपाथ पर सोकर भी इतने पैसों से आंतों का कुलबुलाना बंद नहीं किया जा सकता। ढाबे में नौकरी की, ये सोचकर कि इतना ढेर सारा खाना जहाँ बनेगा वहाँ उसके हिस्से भी कुछ ज़रूर आएगा, मगर ढाबे का मालिक उसकी माँ से भी कड़ा हिसाबी निकला। 80 रुपये माहवार जो देता उसमें से खाने के पैसे काट लेता। 2 रुपये की पूरी सब्जी खाकर उसकी आंतों में महाभारत छिड़ जाता और की पुकार उसे पागल बना देती।
पहले सिर्फ भात का पहाड़ देखा करता था, अब पूरी पकौड़ों के भी सपने आने लगे थे। पहले सिर्फ आंतें कुलबुलाया करती थीं, अब जबान के तंतु भी चिनचिनाने लगे थे। जीवन में पहली बार उसे पता चला कि दुनिया में इतनी तरह का खाने का सामान होता है। उसने हर तरह का खाना बनाना सीखा और एक सेठ के यहाँ घरेलू नौकर की तरह नौकरी कर ली। वाह, क्या मौज है! पहले दिन उसने महसूस किया, नित नए मेहमान, दावतें, तरह तरह का खाना, पंचमेल खाने की खुशबू से रसोई तर रहती। आदमी चाहे तो हर वक्त सपने लेता रहे, पर रसद का सामान सेठानी अपने हाथ से निकाल कर देती। सबके खा लेने पर वो इतना खाना नहीं बचता कि उसका अपना पूरा हो सके। फिर भी उनकी नज़र बचाकर वो फल दूध पर हाथ साफ कर लेता। अपने पेट की सुलगती भट्टी को वो सारा दिन ईंधन देता रहता, पर उससे पेट नहीं भरता, बस लालच बढ़ता जाता। 2 साल में 10 नौकरियां बदल चुका, पर हर घर में वही तस्वीर सामने आती। कुछ लोग पहले से खाने के सामान की निगरानी रखते, कुछ उसे काम पर लगाने के बाद रखना शुरू कर देते। किसी न किसी बहाने उसे नौकरी से निकाल देते। तुम्हारे खाने का खर्च हम नहीं उठा सकते। इतनी साफ दो टूक बात कहने की हिम्मत सिर्फ एक औरत कर पाई थी। वो सच बोलने की आदी थी और अपने मोहल्ले में झक्की या पागल के नाम से मशहूर थी। पर उससे तो हर किसी ने यही कहा था, वो अच्छी तरह जानता था। जब उसकी समझ में आ गया कि कुछ दिन बीतने पर नौकरी छूटनी ही है, तो उसने तय कर लिया, जितने दिन एक घर में रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा खाना अंदर ठूंस लेगा, मांग कर, चुरा कर, लुका छिपा कर, जैसे भी हो। आजकल उसके और उसकी मालकिन के बीच हर वक्त लड़ाई छिड़ी रहती है। दोनों अपने अपने मोर्चे पर तैनात रहते हैं। किस हद तक वो उसकी आंखों में धूल झोंकने में सफल हो सकता है और किस हद तक वो चौकन्नी रहकर अपने सामान की रखवाली कर सकती है। अब उसे इस लड़ाई में मज़ा आने लगा है। दिमाग हर वक्त जोड़ तोड़ बिठलाता रहता है, शरीर में स्फूर्ति बढ़ी रहती है। दिन भर के चुस्त चौकन्नेपन के बाद रात को खाट पर गिरता है तो गहरी मज़ेदार नींद सोता है। एक सेहतमंद थकान पोर पोर में बसी रहती है, जैसे किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़कर लौटा हो। शायद यही कारण है कि उसके बदन पर थुलथुल मांस की परतें नहीं चढ़ीं, वरना मालिक बेचारा तो उससे 1/4 खाकर आटे की बोरी सा दिखाई देने लगा है। उसकी भूख और खाने की मिकदार बढ़ती जा रही है। वो हर पल उन क्षणों का इंतज़ार करता है जब रसोई घर में अकेला होगा, या उससे भी सुखद स्थिति की जब वो पूरे घर में अकेला होगा, बचपन के उस दिन की तरह। और फिर काश उस दिन वे लोग खाने के सामान पर ताला लगाना भूल जाएं। और कितना खुशकिस्मत है वो, आज वो शुभ दिन आ ही गया। सुबह उसकी मालकिन को दिल का दौरा पड़ गया। ठीक क्या हुआ उसकी समझ में नहीं आया, पर इतना ज़रूर देखा कि दर्द से बेदम होकर वो बिस्तर पर गिर पड़ी। डॉक्टर आया और जल्दी जल्दी मालकिन को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान दिल का दौरा शब्द कई बार दोहराया गया। तमाम परेशानियों और जल्दबाजी में खाने के सामान पर ताला लगाना किसी को याद नहीं रहा। अब मालिक और मालकिन दोनों अस्पताल में हैं और दोनों बच्चे अपनी दादी के घर। खाने का सामान खुला पड़ा है, पूरे घर में वो अकेला है। 4-5 घंटे तक किसी के वापस लौटने की उम्मीद नहीं। जो कुछ करना है इसी दरमियान कर डालना है। उसने करीब 5 किलो चावल का डिब्बा खोला। ठीक है, 1 किलो दाल, मटर, गोभी, शिमला मिर्च और आलू की सब्जियां, पूरी का आटा, खीर, उसने सारी तैयारी कर डाली। खाना बनाकर रसोई के फर्श पर लगा लिया। चावल उसने थाली पर इस तरह जमाया जैसे कोई ऊंचा पहाड़ हो। थोड़ी देर सामने बैठकर खाने की चीज़ों की मिली जुली गंध सूंघता रहा। एक हाथ आगे बढ़ाकर धीरे से चावल के पहाड़ को छुआ। आहा, सपने को छूकर देखो कितना सुहावना लगता है। उसने आंखें मूंद लीं और एक सिरे से खाना शुरू कर दिया और खाता चला गया। बचपन के उस दिन का दृश्य उसकी आंखों के सामने आ टिका जब वो भात की पूरी हांडी साफ कर गया था और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ा था। यहाँ ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। ये सारा खाना वो खा भी लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शाम तक दोबारा सामान बाजार से आ जाएगा, घंटे भर के अंदर। फ़ोन करके कहने भर की देर है, कल तक 10 गुना सामान आकर जमा हो सकता है। फिर भी उसका पेट भर पाना उतना आसान नहीं है। सहसा वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी भूखी आंखों में चमक आ गई। कितनी मज़ेदार बात है,
ये लोग हज़ारों रुपया माहवार कमाते हैं। गाड़ी है, टीवी है, फ्रिज है, यहाँ तक कि एयर कंडीशनर भी है, पर उसका पेट ये नहीं भर सकते। उसे महसूस हुआ वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। दुनिया भर में ढूंढने पर भी उतना बड़ा आदमी नहीं मिलेगा जो उसे भरपेट खिला सके। वो आज खाएगा, भर पेट खाएगा, तब तक खाता रहेगा जब तक उसके भीतर से ये आवाज़ ना उठाए कि उसका पेट और खाना अंदर भरने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसा संभव है? पेटू का पेट भर सकता है? सोचकर उसका बदन झंझना गया। चटकारे लेकर वो खाता गया। वक्त का एहसास उससे छूट गया। आंखें खोलकर उसने ये भी नहीं देखा कि कितना खाना बचा और कितना पेट में चला गया। बस हाथ बढ़ाकर एक एक कौर उठाता और निकलता जाता। सहसा दरवाजे की घंटी टन टन कर बज उठी। घबरा कर उसने आंखें खोल लीं। दरवाज़ा खोलने से पहले खाने का सारा सामान समेट देना होगा। बीते वक्त के अनुभव ने उसके दिमाग पर दस्तक दी। उसने जल्दी जल्दी 2-4 कौर और निकले और बर्तन समेटने लगा। ढक ढका कर रख देगा और बाद में मौका मिलने पर फुर्सत से। दरवाजे की घंटी बजनी बंद हो गई। उसके बजाय 2 जोड़ी हाथ बारी बारी से दरवाज़ा पीटने लगे और एक कर्कश आवाज़ उसके नाम की गूंज उठी। वो समझ गया मालिक हैं, साथ में कोई और भी है। वो जानता है ऐसी हालत में दरवाज़ा खोलने में 1 मिनट की भी देरी हुई तो प्रलय आ जाएगी। बैठे बैठे उसने बर्तन एक तरफ खिसका दिए और झपट कर उठ खड़ा हुआ। एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि सिर में जोर से घुमेर उठी। उसने हाथ बढ़ाकर दीवार को थाम लिया और उसके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, पर हुआ नहीं। उसके पैरों ने उसका बोझ ढोने से इनकार कर दिया। उसका पेट पठार की तरह सख्त हो रहा था। उस पर उसकी छाती चट्टान की तरह खड़ी थी। लग रहा था कि नाक के छेद बंद हो गए हैं, हवा किसी तरह अंदर नहीं आ सकती। उसने मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश की, पर बेकार। मुंह खुला का खुला रह गया। हवा फेफड़ों में पहुंचने के बजाय गले में घरघराती रही। पैरों ने जवाब दे दिया और वो लड़खड़ाता हुआ औंधे मुंह फर्श पर जा गिरा। उसे लगा दोनों बड़े भाइयों ने उसे कसकर दबोच रखा है। उसकी पीठ पर एक भारी पत्थर रखकर बाकी भाई बहन उस पर सवार हैं। इतना बोझ उससे उठाए नहीं उठ रहा। गर्दन ऊपर उठाकर उसने खुले मुंह को और चौड़ा किया। एक बार फिर सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सांस नहीं ले पाया। गर्दन ऐंठ कर एक तरफ लटक गई। बदन ने 2-4 झटके खाए, फिर तड़फड़ाकर ठंडा हो गया। उसका पेट भर चुका था। अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी क्षुधा पूर्ति। ये कहानी 1975 में देश की एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।